मिनट देखो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुँच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कन्फर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका मेमोरी का पार्ट 3। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं। बिल्कुल, प्रिया जी हैं, नितेश हैं, श्यामू हैं, प्रतीक हैं, गौरव, अरविंद, आदित्य, रवि, पलक, महेश, अंकित, बिल्कुल, अमित, पूर्वी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, नेहा, मेनिका, अजय, यश, सौरभ, पवन, मोनू, चंदन, सागर, अशोक, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, शुरू करते हैं क्लास को। बहुत अच्छे तरह से समझते हुए एक एक चीज को देखेंगे और हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे होंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा और समझना होगा कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीप। सपने वह नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। सोने ही ना दे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सोना छोड़ दो, आप सोना ही बंद कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सोना छोड़ देने का मतलब ये होता है कि आपके सामने आपकी पढ़ाई आपके लक्ष्य से ज़्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप होता है ना कि रात में भैया 10 घंटा की नींद ले ली, बाकी बाद दिन में क्या है, रोटी खा ली फिर नींद आ रही है, नाश्ता कर लिया फिर नींद आ रही है, थोड़ी सी रील देख ली फिर नींद आ रही है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर 6 घंटे आपने सोने के लिए निकाले हैं तो 6 घंटे निश्चिंत सोइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर 24 घंटे, जो भी 18 घंटे आपके बचे, उसमें नींद का नामो निशान आपका नहीं होना चाहिए। और जो काम जो आपका लक्ष्य है, सिर्फ उसी के लिए आपका पूरा क्या है, ध्यान होना चाहिए। ये मतलब होता है कि सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें नींद ही ना आने दे। ठीक है, तो याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास को लेकर के। हमने कल की क्लास में जाना था कि कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी कौन सी, जिसमें हम जो हमारी क्या होती है, जिसमें रैम रोम हमने पढ़ी थी। 2 मेमोरी और होती हैं हमारी, जिनका नाम होता है, एक होती है रजिस्टर मेमोरी, एक होती है कैश मेमोरी। और एग्जामिनर यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है ना। एग्जामिनर यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में कि क्या है आखिर रजिस्टर मेमोरी। ठीक है जी, चलिए चलिए। तो रजिस्टर मेमोरी जो होती है आपकी, ये हमारे जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू की मेमोरी होती है। कैसे? रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा तुरंत प्रयोग में किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कि जो आपका सीपीयू होता है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है, इसका प्रयोग सीपीयू जो भी काम कर रहा है तो उसे सबसे पहले प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग करते हैं। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को अक्सर प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी हमारी कौन सी है? ये सीपीयू की मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर होती है एक तरह से ये मेमोरी। ठीक है जी, अब मैं इसे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। कैसे? इसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्यों जी? क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2023 में, जो आपका पेपर हुआ फरवरी के महीने में सीजीएल मेंस का। वहां से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और बच्चे नहीं बना पाए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है, या मैं कहूँ ना के बराबर पॉसिबिलिटी है।
लेकिन हम 1% पॉसिबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपडेटेड कंटेंट को पढ़ेंगे। अपडेटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें मैंने पहले नहीं पढ़ाई हैं या पहले वो उतनी ज़रूरी नहीं थी, पहले वो किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई, लेकिन यदि वो अब किसी और एग्जाम में पूछ ली गई हैं तो वो अब आपकी इस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, है ना। वो आपके अब इस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए चलिए 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, तो देखिए, अगर किसी और एग्जाम में कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम ये पॉसिबिलिटी मानकर चल सकते हैं कि आपका एग्जामिनर जो है वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे और डीप में ही चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर हैं, यानी कि कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध होते हैं। कितने प्रकार के, तो अगर आपसे पूछे रजिस्टर मेमोरी जो होती है ये कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं इसके अंदर, तो 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है एक्यूमुलेटर, एक होता है डेटा रजिस्टर, एक होता है MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होता है MDR यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक होता है MBR यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर, एक होता है PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर, और एक होता है हमारा CIR यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से, बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा मेमोरी रजिस्टर का एक पार्ट है या कौन सा मेमोरी रजिस्टर का एक पार्ट नहीं है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे भैया ये हैं, इनके अलावा जो भी नाम आएगा वो नहीं होंगे। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं तो देखेंगे, हो सकता है आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आए, लेकिन हमें कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गई तो हम यहाँ से भले ही हमें याद ना हो पूरी पूरी, लेकिन एटलीस्ट हमने अगर एक बार भी ये नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो हम आंसर जरूर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी रजिस्टर कौन कौन से होते हैं जी? पहला है आपका एक्यूमुलेटर। क्या है एक्यूमुलेटर? ये ALU द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को संग्रहित करता है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को संग्रहित करने का काम किसका है? आपका वो एक्यूमुलेटर का होता है। किसका होता है? वो एक्यूमुलेटर का होता है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा अब एक्यूमुलेटर क्या है, तो एक्यूमुलेटर जो हमारी CPU की रजिस्टर मेमोरी होती है उसका हिस्सा है। और एक्यूमुलेटर का काम क्या है? जो ALU द्वारा कैलकुलेशंस की जाती हैं, जो ALU द्वारा जो गणनाएं की जाती हैं, उनके परिणामों को, उनके रिजल्ट्स को स्टोर करना काम होता है एक्यूमुलेटर का। ठीक है जी, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे SSC CGL मेंस में, SSC CGL मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2022 वाला मेंस 2023 में हुआ था उसमें। ठीक है, इसके बाद डेटा रजिस्टर क्या चीज़ है जी? तो इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर्स में किया जाता है और इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस में आने वाला जो टेम्परेरी डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए हम किस प्रकार के मेमोरी रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, तो हम डेटा रजिस्टर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। दिस रजिस्टर इज यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स, इट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा कमिंग और गोइंग टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं, एक होता है आपका MAR। क्या है जी? एक होता है आपका MAR। MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, यह उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। MAR। MDR क्या है जी? तो मेमोरी डेटा रजिस्टर, यानी कि यह मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है और जिसे मेमोरी में स्थानांतरित और संग्रहित किया जाता है। ठीक है जी, ये सीधी सीधी लाइनें ही आपको छपी हुई मिलेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। लैंग्वेज भी चेंज नहीं मिलेगी, तो आप इसे याद
कर सकते हैं। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान का ट्रैक रखता है। पीसी फिर इसे अगले पते को मेमोरी एड्रेस के में यानी कि एमएआर में भेजता है। CIR क्या है? करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। यह सबसे पहले हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है, जबकि यह कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि बताओ हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करने का काम किसका है? तो वो हमारा CIR का है ना। वो हमारा CIR यानी कि करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर का होता है। और एक होता है आपका IBR यानी कि इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर। जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता उसे इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे SSC CGL मेंस में पूछा गया। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको यहाँ से सीधे सीधे ये वन लाइनर 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, ये आपको हो जाएंगे याद। ठीक है, ये तो हो गई हाई लेवल की बात। लेकिन आपके लेवल, आपके स्तर की अगर मैं बात करूं कि आपसे कितना और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप देखेंगे कि रजिस्टर्स मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपके स्तर की बात है, आपके एग्जाम में जो पूछी जाएगी वो इतनी है कि कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी मेमोरी होती है वो होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी, और जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो भी होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जैसे मान लो भतीजे भतीजी हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, उनमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे तेज होगा। ऐसा होता है अक्सर कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे तेज होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेम इसी प्रकार से जो हमारी कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है, जिसे हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है जी, यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है। अब क्योंकि सबसे छोटी है तो भैया सबसे कम डेटा भार भी तो सबसे कम उठा पाएगी ना। जैसे हमारे घर पर सबसे छोटा बच्चा है कोई, अब वो तेज तो खूब है, लेकिन क्या वो बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है? क्या वो बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर ले सकता है? नहीं, वो सबसे कम ही लोड लेगा। तो वही कि रजिस्टर मेमोरी CPU की सबसे छोटी मेमोरी है, ये सबसे तेज होती है, और ये डेटा जो स्टोर करती है वो सबसे कम डेटा स्टोर करती है। ठीक है जी, चलिए, और ये एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब क्योंकि ये टेम्परेरी है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि वाष्पशील मेमोरी है। क्योंकि वाष्पशील मेमोरी कौन सी होती है? जो टेम्परेरी होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारी यहां तक इतनी बात हो गई किसकी? रजिस्टर मेमोरी की। ठीक है जी, इतनी बात हो गई हमारी रजिस्टर मेमोरी की। जैसे देखो, आपने नाम पढ़ा था, आपने सुना था CPU, है ना, आपने एक शब्द सुना था CPU। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस CPU को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो हम देखेंगे CPU को हमने 3 भागों में बांटा। एक था ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक था CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एक था MU यानी कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब जो मेमोरी यूनिट है इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक कैश मेमोरी और एक रजिस्टर मेमोरी। इन दोनों में जो ज्यादा तेज है वो रजिस्टर मेमोरी है। और अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में। अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में। रजिस्टर मेमोरी के बारे में आपको जो बातें याद रखनी है, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, 6-7 वो बताए, उसे आप याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि रजिस्टर मेमोरी CPU की सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है, और सबसे कम डेटा ये अपने पास स्टोर करके रखती है। इसके बाद जो दूसरी मेमोरी एक और आती है हमारी, जिसका नाम होता है कैश मेमोरी। कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी है जी? देखेंगे तो यह एक विशेष प्रकार की प्राइमरी मेमोरी ही होती है। कैसी? ये एक विशेष प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फास्ट प्राइमरी मेमोरी। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं।
अब आपने आज सुबह उठ करके अपना फ़ोन चलाया, आपने सबसे पहले किसी को कॉल करी, उसके बाद आपने व्हाट्सएप चलाई, फिर आपने इंस्टाग्राम चलाई और फिर आपने रोजगार विदंकित एप्लीकेशन चलाई। तो आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में, जैसे ये हमारा फ़ोन है मान लो, ठीक है, ये हमारा फ़ोन है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन आपने इससे पहले चलाई थी वो यहाँ पर हमें शो हो रही होती हैं। और आप जैसे ही यहाँ पे मान लो, ये तो आपने खोल रखा है अभी वर्तमान में यूट्यूब, ये आपने यूट्यूब खोल रखा है, इससे जस्ट पहले आपने व्हाट्सएप चलाई थी, उससे जस्ट पहले आपने RWA का ऐप चलाया था। अभी आप यूट्यूब पर हैं, आपने इस पर क्लिक किया और आप तुरंत RWA के ऐप पर जाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगा। तो जो वर्तमान में आप काम कर रहे हो वो डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टोर है। तो ये उस समय किस में स्टोर होता है? कैश मेमोरी में। किस में स्टोर होता है? उस समय ये कैश मेमोरी में स्टोर होता है। कैसे? आप देखेंगे जब हम इस तरह से करते हैं तो इन्हें ऐसे करके क्या है, क्लियर करने का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पर लिखा आता है एक शब्द क्लियर ऑल, और जब हम इसे क्लियर ऑल कर देते हैं तो लिखा आ जाता है क्लीन कैश। इसका मतलब जो कैश मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा था वो सबका सब क्या है, क्लीन हो चुका है। कितने लोगों ने ये देखा है, कितने लोगों ने ये करा है, बताओ या नहीं? ठीक है, बताएंगे कितने लोगों ने इस प्रकार से चीजें देखी हैं? वेरी गुड। तो वही बात कही गई है कि जो हम बार बार उपयोग में कर ला रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कैश मेमोरी में रखा जाता है। यानी कि अभी मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तुरंत मैं व्हाट्सएप चलाने लगता हूँ, तुरंत मैं RWA ऐप खोल लेता हूँ, तुरंत मैं किसी को कॉल कर लेता हूँ। तो जो एप्लीकेशंस एक साथ में खुली हुई हैं और मैं उन्हें एक साथ क्या है, इसे काम करते तुरंत इसे कर सकता हूँ। तो जो बार बार प्रयोग में लाया जाने वाला डेटा है वो कहाँ पर रहता है आपका? वो हमारा कैश मेमोरी में रहता है। ठीक है जी, वो हमारा कैश मेमोरी में रहता है। ओके, कैश मेमोरी स्थित कहाँ होती है? ये सवाल एग्जामिनर काफी बार पूछता है कि कैश मेमोरी की लोकेशन क्या है, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है ना? तो आप देखेंगे कि जो कैश मेमोरी है वो CPU और रैम के बीच में होती है ना? कि कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य स्थित होती है, या कहा जा सकता है कि कैश मेमोरी CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है, मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी CPU and is located between RAM, CPU and is located between the primary memory। ठीक है, कैश मेमोरी को CPU की मेमोरी भी कहा जाता है, कैश मेमोरी को CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलें अब आप देख सकते हैं जैसे ये तो है मेरा CPU, ठीक है। अब जो रजिस्टर मेमोरी है वो तो इसी के अंदर है, तो वो तो सबसे ज्यादा करीब हो गई। लेकिन अगर मैं रजिस्टर मेमोरी को हटा दूं तो आप देखेंगे कि ये रजिस्टर मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है। अब रजिस्टर मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी बैठी है? तो वो बैठी है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। और यही एग्जामिनर पूछता है। होता क्या है कि जब भी हमें किसी डेटा की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर डेटा को कैश मेमोरी से मांगता है कि क्या तुम्हारे पास ये डेटा है। अगर होगा तो कैश मेमोरी इसे दे देगी, अगर नहीं होगा तो फिर CPU उसी डेटा को प्राइमरी मेमोरी से लेगा। प्राइमरी मेमोरी में भी नहीं होगा तो सेकेंडरी मेमोरी से मांगेगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी से इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। ये पूरी साइकिल होती है आपकी। लेकिन सबसे पहले जब भी CPU को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वो किससे मांगता है? वो कैश मेमोरी से मांगता है। ओके, चलिए अब देख सकते हैं ये है हमारा CPU, ये है हमारी रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और इन दोनों के बीच में कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द CPU नीड्स डेटा इट लुक फर्स्ट इन कैश मेमोरी, यानी कि जब भी CPU को किसी भी प्रकार के डेटा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सबसे पहले जो मांगेगा वो देखेगा वो कैश मेमोरी के पास देखेगा। ठीक है, सपोज करो कि आप एक बेड पे बैठे हो, आप एक सोफे पे बैठे हो, आपके बगल में कुर्सी पर आपका भाई बहन कोई बैठा है और दूसरा भाई बहन दूसरे रूम में ऊपर छत पर बैठा है। आपको प्यास लगी तो आप किससे पानी मांगोगे?
जो बगल में बैठा है सोफे वाला उससे, या फोन करके वो ऊपर बैठा है उससे? आप कहोगे सर किसी से ही मांग लो, सुनता तो कोई है नहीं, देगा कोई नहीं, लेना खुद ही पड़ेगा। वो अपना अपना व्यवहार है, वो अपनी अपनी गुडविल है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जो पास में बैठा है मुझसे पहले मांगते हैं। यदि वो बहुत बिजी है, वो देने की कंडीशन में नहीं है, उसके पास नहीं है, तब हम किसी और से मांगेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ये डायग्राम चलाने का उद्देश्य ही ये है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें जो बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको दे दूं और एग्जाम में छपी हुई मिले, कौन सी हैं जी? तो देखेंगे आप, सीपीयू और रैम के मध्य कौन सी मेमोरी स्थित होती है? तो आप कहेंगे सीपीयू और रैम के मध्य कैश मेमोरी स्थित होती है। वन लाइनर है सीधा सीधा। ठीक है, मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम कौन सी होगी? तो वो कैश मेमोरी होती है। सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहां से लेती है? तो वो कैश से लेती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये एक विवादित क्वेश्चन तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान देंगे कि देखो, कैश मेमोरी भी तेज है, रजिस्टर मेमोरी भी तेज है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और ऑप्शन में रजिस्टर मौजूद है, तो रजिस्टर मेमोरी ही होगी। लेकिन अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो फिर सबसे तेज जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी हो जाती है। तो अभी एक भाई कह रहे थे कि सर कैश मेमोरी सबसे तेज बताइए आपने, या कुछ अलग अलग बुक्स में, तो वो तब होगी जब रजिस्टर मेमोरी नहीं होगी। लेकिन यदि रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में है तो वही सबसे तेज मानी जाएगी। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो है वो रजिस्टर स्लैश कैश, यानी कि रजिस्टर भी है कैश भी है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रजिस्टर की है। लेकिन अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं हुई तब हम कैश मेमोरी के साथ जाएंगे। तो द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रजिस्टर एंड कैश। सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है। ठीक है जी। किसी मेमोरी का सीपीयू तक डेटा उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है आपका? किसी मेमोरी का सीपीयू को कोई मेमोरी चाहिए, जैसे आपने पानी मांगा तो आपको जो पानी दिया गया वो जो समय लगा उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत थी और उसने मेमोरी से डेटा मांगा। अब मेमोरी ने जो डेटा सीपीयू को देने में जितना समय लगा, उस समय को हम मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समय को हम मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जैसे मेमोरी की क्षमता की, तो आप देख सकते हो कि जो रजिस्टर मेमोरी है सबसे तेज है, कैश मेमोरी, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर रैम, फिर रोम। इस तरह से ये आपकी इनकी स्पीड होती है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई, यस और नो? बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की सभी बातें आप सभी को बेहतर तरह से समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल हुकुम सिंह भाई, धन्यवाद। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ भी नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ऑप्शन आपका सिलेबस में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। बट जो लास्ट बीएसएफ एससीएम का पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस बार भी आपका पेपर बीएसएफ ही कंडक्ट करा रही है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसमें नहीं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक मेमोरी और होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं एसपीएम। एसपीएम का अर्थ क्या होगा? एसपीएम का अर्थ होता है स्क्रैच पैड मेमोरी। कौन सी? एसपीएम। यदि आपसे पूछे कि एसपीएम एक कोई मेमोरी का प्रकार होता है क्या, तो जी हाँ, एसपीएम जो है हमारी, ये हमारी एक प्रकार की स्क्रैच पैड मेमोरी होती है। कैसी होती है? ठीक है, स्क्रैच पैड मेमोरी आपकी होती है। क्या है जी स्क्रैच पैड मेमोरी? समझो, स्क्रैच पैड मेमोरी, जिसे कभी कभी स्थानीय स्टोर या फास्ट स्टोर भी कहा जाता है, एक प्रकार की उच्च गति वाली मेमोरी होती है जिसका उपयोग
टेम्परेरी डेटा स्टोर के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोसेसर को तेजी से डेटा एक्सेस प्रदान करता है जिससे प्रदर्शन में सुधार हो सके। ये मेमोरी कैश मेमोरी से अलग होती है क्योंकि इसका प्रबंधन और उपयोग सीधे प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है बजाय हार्डवेयर ऑटोमेटिक रूप से प्रबंधित होने के। यानी कि आपसे कहा जाएगा कि बताओ वह कौन सी मेमोरी है जिसका प्रबंधन मैनेजमेंट डायरेक्ट प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर द्वारा कर सकता है, तो वो हमारी SPM मेमोरी होती है। स्क्रैच पैड मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच में ही आपकी कहाँ स्थित होती है। तो ये हमारी बात हो गई किस चीज़ की, ये हमारी बात हो गई स्क्रैच पैड मेमोरी की। ठीक है, ये हमारी बात हो चुकी है किसकी, स्क्रैच पैड मेमोरी। बस इतना ही आपको समझना है। अब अगर मैं मेमोरी की स्पीड की बात करता हूं कि सबसे तेज कौन सी है, उसके बाद तो आप देखेंगे यहां पर कि देखो सबसे तेज और सबसे ऊपर कौन सी है, रजिस्टर, ये सबसे तेज है। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश के बाद मेन मेमोरी जो होती हैं वो तेज होती हैं, रैम रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप तेज होती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे तेज है वो रजिस्टर है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या होगा, तो कैश मेमोरी होगा। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये ठीक उसी प्रकार से है। मैं आपसे कहूं बताओ दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैं आपसे कहूं दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये है बड़ी। लेकिन अगर मैं अब यही बात आपसे कह दूं कि बताओ दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब आपका आंसर क्या होगा, अब आपका आंसर होगा ये है। तो कई बार सवाल हमारा डिपेंड करता है किस पर, कई बार सवाल हमारा डिपेंड करता है ऑप्शन पर, आंसर उसका क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से। ठीक है जी, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है प्राइमरी मेमोरी वाला जो पार्ट था वो, है ना, प्राइमरी मेमोरी वाला जो पार्ट था वो। सर अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया है और 3 ऑप्शन जिसमें रजिस्टर मेमोरी का है कोई जिक्र नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोच सकते कि अगर ऐसा हो जाता तो कैसा हो जाता, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग लेकर बैठता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद बच्चों के लिए उत्पन्न हो, बच्चों के लिए समस्या हो। तो ऑप्शन आपको सही ही मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी वाला पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट, और अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं जी, तो समझेंगे यहाँ पर कि यह एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जितनी भी उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी के, जितने भी उदाहरण हैं सेकेंडरी मेमोरी के, वे सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। वो मेमोरी लाइट के जाने पर डेटा खोती नहीं है, सहायक मेमोरी होती है। क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है इन्हें हम नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील मेमोरी, सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। कौन सी, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर प्रोसेसर से सीधे एक्सेस नहीं करती, यानी कि ये कंप्यूटर के CPU से डायरेक्ट नहीं करती, और इनका प्रयोग बैकअप मेमोरी के रूप में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो बैकअप के रूप में किया जाता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास मेरे फोन में कुछ फोटोज हैं, मैं चाहता हूं ये फोटो इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट अगर हो गए तो मुझे मिलेंगे कहां से, तो मैं इसे किसी और में भी रख सकूं। तो बैकअप के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो जो दोस्त ये कह रहे हैं कि सर इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे मत पढ़ाइए, तो भैया आपके फ़ोन में एक बटन होता है पावर का बटन, देखो यहाँ पे है ना, इस बटन को ऐसे करके दबा दो, क्लास यहीं की यहीं बंद हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद जब भी आपका मन करे तब देख लेना। आप अपने मन के अकॉर्डिंग लाखों बच्चों को क्यों चलाना चाहते हो, वो तो संभव ही नहीं है। आप अगर थक गए हो, नहीं बात समझ में आ रही, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। अब मैंने बताया द्वितीयक मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाहरी मेमोरी भी कह रहे हैं।
इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी भी कहते हैं, और इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि जितनी भी हैं ये सभी के सभी गैर वाष्पशील हैं। कैसी हैं? गैर वाष्पशील। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी दो प्रकार की होती हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी फिक्स्ड डिवाइसेस, एक होती है हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस। जैसे कि आप कहेंगे सर हार्ड डिस्क हो गई हमारी या एसएसडी हो गई, तो कुछ ऐसी सेकेंडरी मेमोरी हैं जो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, यानी कि वो सीपीयू के अंदर लगी हुई हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, है ना? तो बिल्कुल उसी प्रकार से कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कुछ तो होती हैं फिक्स डिवाइस जो फिक्स रहती हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, सीडी डीवीडी लगाने वाला ड्राइवर हो गया। कुछ रिमूवेबल होती हैं जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, है ना, सीडी डीवीडी की कैसेट हो गई। ये कैसी है? ये रिमूवेबल हो गई आपकी। ठीक है, तो वही चीज। बाकी इस फोटो को देखेंगे एक बार कि सेकेंडरी स्टोरेज और दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस का मतलब क्या है कि वो किसी चीज को क्रम दर क्रम ही क्या है एक्सेस करेगा। मान लो आपके फोन में 10 गाने हैं, मैं पहले गाने पर हूं, मैं चाहता हूं कि 8वां गाना बज जाए। तो अगर सिक्वेंसली एक्सेस मेमोरी होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बजाएगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा बार बार। लेकिन यदि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगी तो आप 1 से डायरेक्ट 8 नंबर दबा दो, 8वां गाना बज जाएगा, तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। तो सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, सिक्वेंसली एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब जो सिक्वेंसली एक्सेस है इसका एक ही उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। जो पुराने समय में एक कैसेट आती थी, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डैग में लगती थी, उसमें से ऐसी लंबी सी रील निकलती चली जाती थी, वो हमारी मैग्नेटिक टेप हम उसे कहते हैं। और मैग्नेटिक टेप एक प्रकार की सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस का उदाहरण थी। किसका उदाहरण थी? सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस का उदाहरण ये हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है हमारी, जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क और एक होती है हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक होती है हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी आपकी फिर कुछ और तरीके की होती हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जितनी भी कैसेटें होंगी, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई, जितनी भी कैसेटें गोल, वो सभी की सभी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हैं। और फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये हमारी किसकी? ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस का उदाहरण होती। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरे चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। क्या क्या समझा जी? तो देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के, एक सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस, एक डायरेक्ट। सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक टेप, जो मैंने रील वाली बात बताई, और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। हो सकता है, पूरी संभावना है क्वेश्चन इसी बेस से बन जाए। बताओ डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है ना? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मेमोरी स्टोरेज डिस्क या सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस। तो आप कहेंगे कि ये भैया हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। जितनी भी सीडी डीवीडी कैसेट होंगी वो किसका उदाहरण होंगी? वो आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होंगी। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई? बताइएगा, एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड। यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर हैं? यदि हैं तो एक बार यस करके मुझे बता दीजिए। अगर यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं तो एक बार यस करके बता दीजिए।
वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक ऑल क्लियर है आपका। ये टॉपिक आपका लगभग लगभग समाप्त है। अगर मैं आज के ही दिन ख़त्म करूँगा ऐसे, तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, शायद आपको समझने में समस्या होने लगे। इसलिए हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो थोड़ा पार्ट रह गया है, कल भी एक छोटी क्लास होगी और उसमें आपका जो मेमोरी का टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन मेमोरी के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।